बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में नए लेक्चर के साथ खुशामदीद स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 18 डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 20 होगा और आज के लेक्चर में हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 17 तक जाएंगे। तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18.13। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 13। Does a light bulb at a temperature of 2500 Kelvin produce as bright light as the sun at 6000 Kelvin? स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18.13 में पूछा गया है कि एक लाइट बल्ब है जिसका टेम्परेचर है 2500 केल्विन। क्या वो ऐसी लाइट इमिट करेगा कि जिस तरह की सूरज से इमिट होती है, जबकि सूरज का टेम्परेचर 6000 केल्विन है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को समझें, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमने पढ़ा था शुरू से कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि उसमें उसकी लैम्डा मैक्स क्या होगी, यानी कौन सी फ्रीक्वेंसी जो है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या है और हर टेम्परेचर पे लैम्डा मैक्स डिफरेंट होता है। तो इस वजह से साफ नज़र आ रहा है कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, दो एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है तो डिफरेंट रेडिएशन रिलीज़ करेंगे। तो सन की लाइट जो है वो और इस बल्ब की लाइट एक जैसी नहीं हो सकती क्योंकि इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है। पहले सिंपली इसका आंसर लिख लेते हैं, बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन। तो ये इसका सिंपल आंसर है, नो, अ लाइट बल्ब एट 2500 K डज नॉट प्रोड्यूस एज वाइट लाइट एज द सन एट 6000 K। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं। एक्सप्लेनेशन, तो अकॉर्डिंग टू वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, अकॉर्डिंग लैम्डा मैक्स इनटू टी केल्विन में होता है। ये किसके बराबर होगा? 0.2898 मीटर केल्विन के बराबर है। तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम दोनों ऑब्जेक्ट्स, एक जो बल्ब है उसका टेम्परेचर भी पुट करेंगे और सन का भी टेम्परेचर पुट करेंगे। देखेंगे कि लैम्डा मैक्स कितना आ रहा है दोनों का, यानी ज़्यादा इंटेंसिटी वाली रेडिएशंस किस लैम्डा की हैं। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हम लगाएंगे यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। लैम्डा मैक्स वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ लास्ट स्क्रीन पे था, दोबारा लिख लेते हैं। 0.2898 मीटर केल्विन। तो यहाँ एक लाइन खींचते हैं हम। यहाँ हम कैलकुलेशन करते हैं बल्ब के लिए और इस तरफ हम कैलकुलेशन करेंगे सन के लिए। दोनों को कंपेयर करेंगे कि कौन सी रेडिएशंस रिलीज़ हो रही हैं किस सब्जेक्ट से। तो अप्लाई करते हैं जी यहाँ पे। लैम्डा मैक्स टी इज़ इक्वल टू 0.2898 और इसमें हमने फाइंड क्या करना है? लैम्डा मैक्स। टेम्परेचर नीचे आ जाएगा 0.2898 डिवाइडेड बाई टी और यहाँ पे लैम्डा मैक्स आपके पास आ जाएगा 0.2898 डिवाइडेड बाई 2500 केल्विन। यहाँ पे सीधा सीधा पुट करें, बस इसको सॉल्व करेंगे आप। लैम्डा मैक्स आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ये होगा 1.16 पिकोमीटर्स। ये आप लोगों ने ख़ुद सॉल्व करना है। इसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं सन के लिए। तो अगेन वही फार्मूला लैम्डा मैक्स हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। लैम्डा मैक्स इक्वल टू 0.2898 डिवाइडेड बाई, अब टेम्परेचर हमने 6000 केल्विन पुट करना है। तो अब लैम्डा मैक्स हमारे पास क्या आएगा? ये आ जाएगा 683 नैनोमीटर्स। स्टूडेंट्स,
ये आपके पास जो 683 नैनोमीटर्स हैं, ये विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है, विजिबल लाइट जो सन से आ रही है। जबकि ये जो है आपका कहाँ पे है, ये इंफ्रारेड में लाई कर रहा है, क्योंकि लॉन्गर वेवलेंथ है, पिकोमीटर लॉन्गर है, नैनोमीटर शॉर्टर वेवलेंथ होती है। तो ये इंफ्रारेड में है, ये वाली फ्रिक्वेंसी आप अगर आप उस चार्ट के ऊपर देखें तो आपको पता चलेगा कि ये IR में आ रही है। तो हो क्या रहा है, जो आपका बल्ब है जो 2500 केल्विन तक जिसका टेम्परेचर है, तो वो जो एनर्जी रिलीज़ कर रहा है उसकी मैक्सिमम एनर्जी जो है इंफ्रारेड रीजन में जा रही है। बहुत कम रेडिएशन उसकी IR में विजिबल लाइट विजिबल रीजन में आ रही होंगी, बट मैक्सिमम एनर्जी वो जो रिलीज़ कर रहा है वो IR रीजन में कर रहा है। जबकि 6000 केल्विन जब किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हो, जिस तरह के सन का है, तो उसकी ज़्यादातर रेडिएशंस कौन से रीजन में होंगी, विजिबल रीजन में होंगी। तो इसलिए सन की जो लाइट है आपको वो वाइट दिखेगी, जबकि बल्ब की लाइट जो है आपको वाइट नहीं दिखेगी। इस तरह से आपको वाइट नहीं दिखी जैसे कि सन की लाइट है। Conceptual question number 14. A beam of red light and a beam of blue light have exactly the same energy. Which light contains the greater number of photons? स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 आपने सुन लिया। क्वेश्चन नंबर 14 में ये पूछा गया है कि बीम ऑफ रेड लाइट हो आपके पास, कौन सा बीम हो, रेड लाइट का, और दूसरा बीम हो आपके पास ब्लू लाइट का, और दोनों की सेम एनर्जी हो, तो इसमें ज़्यादा तादाद में कौन से फोटॉन होंगे, ब्लू लाइट के होंगे या रेड लाइट के होंगे। तो देखें, हमें पता है कि जो ब्लू लाइट है उसका लेमडा शॉर्टर है और रेड लाइट का लेमडा लॉन्गर है, तो रेड लाइट की एनर्जी कम होती है जबकि ब्लू लाइट की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो अगर दो बीम हो और उनकी एनर्जी दोनों ये बीम हो, रेड का और ब्लू का बीम हो, तो और दोनों की एनर्जी सेम हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि रेड लाइट के नंबर ऑफ़ फोटॉन ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से टोटल एनर्जी दोनों की सेम हो गई है। अगर दोनों के नंबर ऑफ़ फोटॉन सेम हो जाएंगे तो फिर ब्लू लाइट की एनर्जी ज़्यादा होगी, तो फिर तो सेम नहीं हो सकती। तो एक ही तरीका है कि रेड लाइट के नंबर ऑफ़ फोटॉन्स ब्लू लाइट के नंबर ऑफ़ फोटॉन से ज़्यादा होंगे, तब कहीं जाके दोनों की एनर्जी सेम हो सकती है। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर हम इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे। आंसर तो इसका ये है कि बीम ऑफ रेड लाइट कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे, इसको हम एक्सप्लेन अगर करना चाहिए, यहाँ पे एक्सप्लेन लिख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन। तो हमारे पास एनर्जी किसके बराबर होती है, E इज इक्वल टू HF। H प्लैंक्स कांस्टेंट है और F जो है फ्रीक्वेंसी है, ये एक फोटॉन की एनर्जी है। यहाँ हम F को रिप्लेस कर देंगे लेमडा के साथ, तो F किसके बराबर होता है, C अपॉन लेमडा। तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू HC अपॉन लेमडा। ये एक फोटॉन की एनर्जी है। अगर हमारे पास बीम हो लाइट का तो उसमें नंबर ऑफ़ फोटॉन ज़्यादा होंगे, तो जितने नंबर ऑफ़ फोटॉन्स होंगे टोटल एनर्जी सबकी सम करके आएगी। तो En जो है एक बीम की एनर्जी क्या होगी, En, यानी नंबर ऑफ़ जितने फोटॉन्स होंगे उनकी सबकी एनर्जी मल्टीप्लाई करेंगे HC अपॉन लेमडा के साथ। तो N जो है नंबर ऑफ़ फोटॉन्स है और HC अपॉन लेमडा ये बन जाएगा टोटल एनर्जी ऑफ द बीम। यहाँ से हम देखेंगे कि नंबर ऑफ़ फोटॉन्स का लेमडा के साथ क्या रिलेशन है। तो n को हम सेपरेट कर देते हैं, n को सेपरेट किया तो ये हो जाएगा En मल्टीप्लाइड बाई लेमडा अपॉन HC। यहाँ पे हमें ये पता है कि H कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, C वेलोसिटी ऑफ लाइट ये भी कांस्टेंट, और En जो है ये भी कांस्टेंट इसलिए है कि ब्लू लाइट और रेड लाइट का सेम है, एनर्जी सेम है, तो इसको भी हम कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। तो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो N क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू En अपॉन HC मल्टीप्लाइड बाई लेमडा, ऐसे हो गया। तो ये वाला जो पूरा बनता है फैक्टर ये कांस्टेंट है, तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। N इज़ इक्वल टू
कांस्टेंट जनरलाइज कर देते हैं कि ये कांस्टेंट है मल्टीप्लाइड बाई लेमडा, और अगर इसको हटा देंगे तो ये बनेगा एज n इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। अगर लेमडा ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स ज़्यादा होंगे, लेमडा कम होगा तो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स भी कम होंगे। तो हमारे पास दो लाइट्स हैं, क्या दो बीम हैं ब्लू के, एक ब्लू और दूसरा क्या है रेड। अब लेमडा किसका ज़्यादा है, लेमडा रेड जो है वो ग्रेटर है, लेमडा रेड इज़ ग्रेटर देन लेमडा ब्लू। ठीक है जी। तो इसकी वजह से नंबर ऑफ़ फोटॉन्स जो है वो रेड के ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ़ फोटॉन्स ऑफ ब्लू से, प्रोवाइडेड दैट की एनर्जी दोनों बीम्स की कांस्टेंट हो। स्टूडेंट conceptual question number 15. In Compton scattering experiment, an electron is accelerated straight ahead in the direction of incident X-ray photon. Which way does the scattered photon move? Explain. Question number 15 में पूछा गया Compton scattering experiment है, an electron is accelerated straight ahead in the direction of incident X-ray photon. एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्राइक किया गया है फोटॉन को, ये इलेक्ट्रॉन है और इसके ऊपर यहाँ पे फोटॉन स्ट्राइक करता है, और आफ्टर कोलिजन इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में फोटॉन मूव कर रहा था। तो इस सूरत में ये फोटॉन आफ्टर कोलिजन फोटॉन कहाँ जाएगा, फोटॉन की डायरेक्शन HF, इस फोटॉन की डायरेक्शन क्या होगी ये इसमें पूछा गया। विच वे डज द स्कैटर्ड फोटॉन मूव, एक्सप्लेन। तो ये बताना है। इसको आप इस तरह भी समझ लें कि ये आपके पास फोटॉन है, ये स्ट्राइक करता है इस इलेक्ट्रॉन को और उसके बाद फोटॉन स्कैटर होता है किसी एंगल थीटा के साथ, और इलेक्ट्रॉन जो रिकॉयल होता है एंगल फाई के साथ, ये यहाँ इसके साथ एंगल फाई बनता है। अगर ये एंगल यहाँ पे इस कंडीशन में ये पूछा गया कि अगर ये एंगल फाई जो है ज़ीरो हो तो एंगल थीटा क्या होगा। इस क्वेश्चन को इस तरह भी आप देख सकते हैं कि अगर फाई ज़ीरो हो तो थीटा क्या होगा। तो जैसा कि हमें इस शेप से नज़र आता है, ये आपको इस डायग्राम को देखा हुआ है पहले भी आपने, तो इससे पता ये चल रहा है कि अगर हम ये एंगल जो है फाई को कम करते जाएं तो थीटा भी कम होता जाएगा, और अगर फाई ज़ीरो हो तो थीटा भी ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि ऐसा कोलिजन कि जिसमें फोटॉन अगर एक इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है और इलेक्ट्रॉन उसी की डायरेक्शन में आगे मूव कर जाता है तो फोटॉन जो है आफ्टर कोलिजन भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन स्टूडेंट्स एक और यहाँ पे एक और सिचुएशन भी हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन को टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया है तो इलेक्ट्रॉन को टकराने के बाद फोटॉन वापस अपनी ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन से वो गया था उसकी अपोजिट डायरेक्शन में वापस आए, यानी थीटा जो है 180 डिग्री हो। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब फोटॉन इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो अपनी एनर्जी उसको इम्पार्ट करता है। तो कॉम्पटन स्कैटरिंग में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एनर्जी किस सिचुएशन में गेन करता है, मैक्सिमम एनर्जी उस सूरत में इसको मिलती है जब ये उसी डायरेक्शन में, यानी ज़ीरो, जब इसका जो फाई हो ज़ीरो हो तो उस सूरत में इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम एनर्जी मिल रही होती है। अगर ये मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है फोटॉन से तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो फोटॉन जो है उसका जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो मैक्सिमम हो जाना चाहिए, और कॉम्पटन शिफ्ट मैक्सिमम कब होती है कि जब थीटा 180 डिग्री हो। तो ये दोनों सूरतें हो सकती हैं, या तो फोटॉन जो है ज़ीरो डिफ्लेक्शन ज़ीरो एंगल के साथ डिफ्लेक्ट कर रहा है, स्कैटर हो रहा है, या 180 डिग्री के साथ स्कैटर कर रहा है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, scattered photon will move at either 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो इन दोनों सूरतों में हम देख लेते हैं कि लेमडा के अंदर चेंज कितना आएगा, यानी कॉम्पटन शिफ्ट कितना होगा। डेल्टा लेमडा
कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो किस तरह से सॉल्व करते हैं, एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। स्टूडेंट्स इन दोनों सिचुएशंस को यहाँ पे हम टेस्ट कर लेते हैं, तो हमें यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि एग्जैक्ट क्या डायरेक्शन होगी फोटॉन की। तो हम पहले यहाँ पे ये देख लेते हैं कि कॉम्पटन स्कैटरिंग, यहाँ पे कॉम्पटन शिफ्ट डेल्टा लेमडा जो जैसे कि हमने पहले पिछले पेज पे निकाला था, ये होता है एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम अभी सपोज करते हैं, यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि थीटा इज़ इक्वल टू 0, कि जो फोटॉन जो है स्कैटर हुआ वो 0 डिग्री के साथ, और यहाँ पे हम ये सपोज करते हैं कि फोटॉन स्कैटर हो रहा है 180 डिग्री के साथ। तो दोनों के साथ हम ये सॉल्व करते हैं डेल्टा लेमडा या कॉम्पटन शिफ्ट। तो ये क्या आएगा, डेल्टा लेमडा इज़ इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस 0 डिग्री। यहाँ पे हम 0 पुट कर लेंगे, तो कॉस 0 1 होता है, तो डेल्टा लेमडा इज़ इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस 1 हो जाएगा। डेल्टा लेमडा इज़ इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी मल्टीप्लाइड बाई 0, तो डेल्टा लेमडा यहाँ पे क्या हो गया 0। स्टूडेंट्स इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम ये सपोज कर लें कि फोटॉन जो है वो स्कैटर हुआ है 0 डिग्री के साथ, यानी इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद फोटॉन उसी डायरेक्शन में ट्रेवल किया, यानी ये इलेक्ट्रॉन ने भी इधर मूव किया, और आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन जो है ये रेस्ट पे था, आफ्टर कोलिजन इसकी डायरेक्शन भी यही है और फोटॉन की डायरेक्शन भी यही है। तो ये होता है कि थीटा यहाँ पे क्या है 0 डिग्री। लेकिन इस सूरत में क्या होगा कि फ़ोटॉन की जो वेवलेंथ है वो चेंज नहीं हुई। अगर फ़ोटॉन की वेवलेंथ चेंज नहीं हुई तो इसका मतलब फ़ोटॉन ने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को नहीं दी। अगर इलेक्ट्रॉन को फ़ोटॉन ने अपनी एनर्जी नहीं दी तो इलेक्ट्रॉन आगे काइनेटिक एनर्जी जो गेन की है ये कहाँ से आई है। तो लिहाजा ये बात यहाँ पे गलत साबित हो जाती है। फ़ोटॉन जो है वो 0 डिग्री के साथ स्कैटर नहीं हो सकता अगर इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा ट्रेवल कर रहा है। दूसरी सिचुएशन है कि इलेक्ट्रॉन 180 डिग्री के साथ वापस आएगा। उसकी वजह क्या है कि इसको कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। अगर इलेक्ट्रॉन जो है फोटॉन के टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है उसी डायरेक्शन में रिकॉयल हो जाए तो इसको हेड ऑन कोलिजन कहते हैं, हेड ऑन कोलिजन। और हेड ऑन कोलिजन में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है ई ऑफ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, मैक्सिमम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हेड ऑन कोलिजन में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम है तो फोटॉन की जो वेवलेंथ है उसके अंदर मैक्सिमम शिफ्ट आएगा। और मैक्सिमम शिफ्ट कब आ सकता है, जब थीटा 180 डिग्री हो। तो देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा लेमडा एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस 180 डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस 180 कॉस ऑफ 180 माइनस 1 के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी मल्टीप्लाइड बाई 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + 1। तो डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू 2, ये 1 + 1 ये 1 है, तो 1 + 1 2 हो गया, तो 2h अपॉन एम नॉट सी। तो यहाँ पे आपके पास डेल्टा लेमडा मैक्सिमम आ रहा है, कॉम्पटन शिफ्ट मैक्सिमम है। और ये बात लॉजिकल है क्योंकि हेड ऑन कोलिजन में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है अगर उसका हेड ऑन कोलिजन हो, यानी उसी डायरेक्शन में मूव करे जिस डायरेक्शन में फोटॉन आ रहा था। तो ये तभी मुमकिन है कि फोटॉन जो है 180 डिग्री के साथ स्कैटर हो, यानी फोटॉन यहाँ से टकराए इलेक्ट्रॉन को
और वापस उसी रास्ते पे चला जाए, तो इसको कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। और इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एनर्जी कब गेन कर सकता है कि जब डेल्टा लैम्डा या कॉम्पटन शिफ्ट मैक्सिमम हो। यहाँ पे एक और सूरत हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन अगर पहले से ही इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन पहले से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और फोटॉन आपने इसके ऊपर फायर किया है, तो हो सकता है आफ्टर कोलिजन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन वही रहे और फोटॉन की डायरेक्शन भी वही रहे। तो बहरहाल ये हमें सिचुएशन ये क्लियर नहीं है कि फोटॉन ऑलमोस्ट मूव कर रहा है या एट रेस्ट है, तो इसलिए हम इस स्टेटमेंट को प्रेफर करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है फोटॉन 0 डिग्री के साथ भी स्कैटर हो सकता है और 180 डिग्री के साथ भी स्कैटर हो सकता है। एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो एग्ज़ाम में आपने इसके लिए स्टेटमेंट ये लिखनी है कि 180 डिग्री के लिए आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है कि स्कैटर्ड रिकॉइल फोटॉन हैज़ मैक्सिमम एनर्जी ड्यूरिंग हेड ऑन कोलिजन। Question number 16. Why must the rest mass of a photon be zero? Explain. Conceptual. क्वेश्चन नंबर 16 में स्टूडेंट्स ये पूछा हुआ है कि वाई मस्ट द रेस्ट मास ऑफ फोटॉन बी ज़ीरो। एक फोटॉन का रेस्ट मास ज़ीरो क्यों होता है, जबकि मूविंग जो फोटॉन आता है उसका मास होता है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसके लिए हम देखते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रिजल्ट्स की तरफ। कोई भी एक मटेरियल पार्टिकल अगर मूव कर रहा हो विद सर्टन वेलोसिटी, तो उसके मास के अंदर चेंज आती है, मास इंक्रीज़ हो जाता है और उस इंक्रीज़ ऑफ मास को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से, m0 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर रूट। यहाँ पे m जो है वो मूविंग मास है और m नॉट क्या है, रेस्ट मास है। अगर हम फ़र्ज़ करें कि इलेक्ट्रॉन का फोटॉन का मास जो है m नॉट ज़ीरो नहीं है, m नॉट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ये रिलेशन कैसा बनेगा कि हमारे पास फोटॉन की वेलोसिटी क्या होती है, फोटॉन की वेलोसिटी हमारे पास होती है c के बराबर। फोटॉन मूव करता है विद स्पीड ऑफ लाइट। तो अब हम देखते हैं कि मूविंग फोटॉन का मास कितना होगा। इस अकॉर्डिंग टू दिस अगर m नॉट ज़ीरो नहीं है तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। m इज़ इक्वल टू m नॉट अपॉन 1 माइनस v की जगह हम c डाल देंगे तो c स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, m नॉट अपॉन 1 माइनस 1 और m नॉट इज़ इक्वल टू m नॉट अपॉन 0 जो कि इन्फिनिटी आता है। और ये पॉसिबल नहीं है कि फोटॉन का मास इन्फिनिटी हो वाइल रेस्ट मास इज़ कंसिडर्ड नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम इसको रेस्ट मास को अगर ज़ीरो कंसिडर करते हैं तो फिर जाके बात बनेगी। एंड पे आप इस तरह लिख सकते हैं, इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम मैथमेटिकल कंट्रोवर्सी वी टेक m नॉट इज़ इक्वल टू 0, रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि फोटॉन का जो मोमेंटम होता है वो इनफाइनाइट नहीं होता बल्कि फाइनाइट होता है, h अपॉन लेमडा। तो ये कोई इनफाइनाइट नहीं है बल्कि इसकी फाइनाइट वैल्यू आती है। तो अगर हम रेस्ट मास ऑफ फोटॉन को ज़ीरो कंसिडर ना करें तो उसका मोमेंटम इनफाइनाइट हो जाएगा, फोटॉन का मोमेंटम इनफाइनाइट हो जाएगा, जबकि ऐसा एक्चुअली नहीं है। तो इसलिए कंसिडर ये किया जाता है कि फोटॉन का रेस्ट मास ज़ीरो है। क्वेश्चन नंबर 17. What happens to the total radiation from a black body if its absolute temperature is doubled? क्वेश्चन 17 में पूछा हुआ है कि टोटल रेडिएशंस एक ब्लैक बॉडी की
कितनी हो जाएगी अगर उसका टेम्परेचर डबल कर दिया जाएगा। व्हाट हैपन्स टू द टोटल रेडिएशंस फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी इफ़ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज़ डबल्ड। तो ये कर्व आप याद करें, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है। तो इस कर्व के नीचे जितना एरिया आता है वो टोटल एनर्जी रेडिएटेड है। अगर हम किसी भी ब्लैक बॉडी का अगर टेम्परेचर डबल कर देते हैं तो उसके नीचे जो एरिया आता है वो कितना हो जाएगा, यानी उसकी टोटल जो एनर्जी रेडिएशन है वो कितनी हो जाएगी। तो ये हमें स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ से ये कंफर्म होता है कि अगर हम टेम्परेचर को डबल कर दें, केल्विन टेम्परेचर को, तो उसकी रेडिएटेड एनर्जी ऑब्जेक्ट की 16 टाइम्स हो जाएगी। यूँ लिख सकते हैं, इफ़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज़ डबल्ड द रेडिएटेड एनर्जी विल इंक्रीज 16 टाइम्स। और ये हमें कहाँ से पता चलता है, स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ से। इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ के मुताबिक आपकी जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी है, उससे एनर्जी जो टोटल एनर्जी रेडिएट होती है वो होती है सिग्मा टी की पावर 4। अब हम टेम्परेचर, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, हमने इसके साथ नहीं छेड़ना, सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डबल करके देखना है कि टोटल कितना हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि टी प्राइम, हमने टेम्परेचर जो इंक्रीज़ हुआ है वो टी प्राइम है, और वो किसके बराबर है, इनिशियल जो टेम्परेचर था उसके डबल के बराबर है, 2T के बराबर है। तो इस तरह एनर्जी आपके पास कितनी हो जाएगी, ई प्राइम इज़ इक्वल टू सिग्मा 2T की पावर 4 हो जाएगी। टी की जगह हमने 2T लिख दिया। इसको अभी अगर आप सॉल्व करें तो ई प्राइम किसके बराबर होगा, सिग्मा इंटू 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 इंटू टी की पावर 4। ई प्राइम इज़ इक्वल टू 16 सिग्मा टी की पावर 4। अब ये आप देखें, सिग्मा टी जो आपको यहाँ पे मिल रहा है, सिग्मा टी की पावर 4, ये किसके बराबर है, ये ई के बराबर है। तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं सिग्मा टी की पावर 4 को ई पुट कर सकते हैं। तो कर लेते हैं इसको, ई प्राइम इज़ इक्वल टू 16, इसकी जगह हम ई लगा देंगे। तो ये प्रूव हो गया कि अगर हम टेम्परेचर को डबल करें तो उसकी एनर्जी, रेडिएटेड एनर्जी 16 टाइम्स बढ़ जाएगी। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।